हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टारगेट क्या है। क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर सेकंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत रसायन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट फर्स्ट है। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, समझ लीजिए रिवीजन लेक्चर है, जिसमें आप केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नैनस्ट समीकरण क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। ठीक है, हमको बताना है कि जो नैनस्ट समीकरण होता है वो क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है। जो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है जिसको हम कहते हैं ई नॉट, और जो इलेक्ट्रोड विभव होता है जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, उनके बीच हमको संबंध दिखाना है और उसी के आधार पर हमको जो नैनस्ट समीकरण को बताना है क्या है वो। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कोई सेल अपक्रिया है जिसमें Mn प्लस एक्वस है। ये सपोज करिए कि n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और धातु बना रहा है। देखिए, ये धातु धनायन है, इस पे n प्लस का चार्ज है। अगर ये n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो ये धातु बना लेगा। ठीक है, के लिए तो नैनस्ट समीकरण क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF इंटू लॉग 1 अपान Mn प्लस बेस 10। ठीक है, ये हमारा होता है नैनस्ट समीकरण। ठीक है, तो जहां ई ना जो ई सेल है हमारा, ई सेल इज इक्वल टू, ये जानते हैं क्या है? ये है सेल का वो इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, यानी सेल का इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, और ये जो हमारा ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल, ये सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इसमें जो n है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी सेल अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, और इसमें जो f हमारा है, ये f इज इक्वल टू, ये हमारा है फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक। और फैराडे स्थिरांक का मान होता है 96,500 कूलम, ये होता है। ठीक है, और इसमें जो R है, R हमारा गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक, और T हमारा परम ताप है। और इसमें जो N प्लस है, ये धातु धनायनों की सांद्रता है, धातु धनायनों की सांद्रता। और ये जो हमारा T है, ये परम ताप है। तो ये हमारा होता है नैनस्ट समीकरण। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कोलराउस का नियम क्या है? इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। हमको बताना है कि कोलराउस का नियम क्या है और उसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। देखिए, अनंत अनुता पर, कोलराउस का नियम है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा m इंफिनिटिव बराबर n प्लस लैम्डा m इंफिनिटिव प्लस n माइनस लैम्डा m इंफिनिटिव। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो n प्लस है ये एक सूत्र इकाई में धनायनों की संख्या है, और जो n माइनस है ये एक सूत्र इकाई में ऋणायनों की संख्या है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल देना चाहें, मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य हमारे पास NaCl है, तो जब हम ये आयनित होगा तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो यहां से n प्लस का मान 1 होगा और जो है n माइनस का मान भी 1 होगा। मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है,
BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड है, ये मान लीजिए एग्जाम्पल है। तो ये जब आयनित होगा तो ये Ba2 प्लस में टूट जाएगा और 2Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहां अगर हम N प्लस की बात करें तो ये एक N प्लस है, और अगर ये N माइनस की बात करें तो ये 2 है। ये एग्जाम्पल है इसका। अगर हम अनुप्रयोग की बात करें तो 2 अनुप्रयोग पूछा गया था। तो पहला अनुप्रयोग देखिए आयनिक गतिशीलता के मान की गणना में, और दूसरा अनुप्रयोग जो हमारा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना में। यानी हमारे पास 2 अनुप्रयोग है, एक आयनिक गतिशीलता में हम करेंगे, आयनिक गतिशीलता की अगर गणना करनी है, दूसरा अगर मोलर चालकता हमको निकालनी है, तो 2 अनुप्रयोग इसका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.20 m यानी इतनी मोलर का KCl विलयन की चालकता 0.248 सीमेंस सेमी इनवर्स है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है 298 केल्विन टेम्परेचर पर 0.20 यानी इतनी सांद्रता KCl विलयन की चालकता जो है 2.248 सीमेंस सेमी इनवर्स है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात करिए। देखिए इसमें हमको मोलर चालकता निकालनी है विलयन की, जो लैम्डा m होता है, लैम्डा m का मान निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सांद्रता हमको दी गई, यानी m का मान दिया गया है, जो मोलरता हमारी है वो 0.20 है, और जो उनका मान दिया गया कप्पा बराबर 0.248 सीमेंस सेमी इनवर्स, और हमको निकालना है लैम्डा m यानी मोलर चालकता हमको निकालनी है। ये क्या है, ये मोलर चालकता है। लैम्डा m क्या है, मोलर चालकता, और ये जो कप्पा है ये विशिष्ट चालकता है, और ये मोलरता हमारी है। चलिए तो फॉर्मूला होता है लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई कैपिटल M। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा का मान रख दीजिए 0.248 इंटू 1000 बाई हो जाएगा 0.20। अब देखिए 1000 से गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू 248, ये पूरा हो जाएगा अपान 0.2, ऊपर नीचे इसमें कर दीजिए 10 से गुणा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू, ये 2480 हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा 2480 हो गया, और पॉइंट यहां आया तो ये पूरा हो गया 2, इसको कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 0 यानी 1240। तो लैम्डा m इज इक्वल टू 1240। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट को यहां लाना चाहें तो लैम्डा m इज इक्वल टू 1.24 गुणे पॉइंट को यहां लेंगे 1 2 3 अंक लाएंगे, तो 10 की घात -3 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी मोलर चालकता आंसर। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। हमको देखिए गिब्स ऊर्जा का मान निकालना है, यानी डेल्टा G0 का मान निकालना है। तो देखिए ये रिएक्शन भी दिया गया है कि Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस एरो Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, यानी यहाँ Zn जो है Zn2 प्लस बना रहा है, यानी Zn क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2 प्लस बना रहा है, और इसमें जो हमारा Cu2 प्लस है ये Cu बना रहा है। इसका मतलब ये जो Cu2 प्लस है ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, 2e- 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके तब हमारा जो है Cu बना रहा है। ठीक है, यानी यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो E0 सेल का मान दिया गया 1.1 वोल्ट और N का मान 2 हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण हो रहा है। ठीक है,
और फैराडे नियतांक F बराबर होता है 96,500 कूलम, ये होता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है, जो गिब्स ऊर्जा हमको निकालनी है ना, तो डेल्टा जी नॉट का मान निकालना है। तो फॉर्मूला ये होता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला होता है, इसी पे हमको रखना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू 2 है, एफ 96,500 गुणे ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए गुणा कर दीजिए, 2 का हम गुणा कर देंगे 1.1 में, तो ये हमारा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 96,500 गुणे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2.2 हमारा हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, देखिए अब 96,500 और इन दोनों का हम लोग कर देंगे गुणा, तो गुणा करने के बाद हमारा आ जाएगा माइनस 212 और 3, इतना जूल आ जाएगा, जूल मोल इनवर्स, इतना जूल मोल, क्या लिखे, मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जूल को किलो जूल में बदलना चाहें तो 1000 से भाग हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस, ये हमारा हो जाएगा 2,12,300, 2,12,300 बटे हो जाएगा हमारा 1000, तो 1000 से गुणा करेंगे तो पॉइंट आपका इस साइड आ जाएगा, यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 212.3 इतना किलो जूल मोल इनवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबाने पर घोल का रंग नीला हो जाता है, क्यों? इनका कहना है कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम कॉपर की छड़ डालते हैं तो विलयन का रंग नीला हो जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, उसमें जब हम लोग कॉपर की छड़ डुबाते हैं तो जो घोल होता है उसका रंग जो है नीला हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए इसका कारण यह है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबाते हैं तो इसमें देखिए विस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी जो कॉपर होता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये सिल्वर से ऊपर आता है, अतः जब हम सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालते हैं तो कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट को जब विस्थापित कर देता है तो कॉपर नाइट्रेट बनाता है, और कॉपर नाइट्रेट बनने से विलयन का रंग जो है नीला हो जाता है, क्योंकि जो Cu2+ आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं, वो नीले कलर के होते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके आयन रंगीन होते हैं, रंगीन का मतलब नीला कलर हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण जब उसमें हम लोग कॉपर की छड़ डालते हैं तो घोल का रंग जो है नीला हो जाता है। रिएक्शन देखिए होता है, अगर रिएक्शन हम लोग देखना चाहें तो Cu+ AgNO3, ये हमारा कॉपर है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, तो ये क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करेगा और उसकी जगह स्वयं ले लेगा, यानी CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा प्लस Ag विस्थापित हो जाएगी। ये हमारा कॉपर है और ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये हमारा कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा, और ये हमारा Ag जो है सिल्वर विस्थापित हो गई। ठीक है, बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ देखिए NO3 2 टाइम्स है तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, सिल्वर बढ़ गया तो सिल्वर के आगे 2 से गुणा कर दीजिए, बैलेंस हो गया। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सेल के EMF की गणना कीजिए। सेल दिया गया है Zn Zn2+, ये सेल चिन्ह है Cu2+Cu।
देखिए हमको सेल का ईएमएफ निकालना है, यानी विद्युत वाहक बल को हमको निकालना है। ठीक है, देखिए सेल रिएक्शन दिया गया है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है E0 Zn2 प्लस, यानी Zn का ऑक्सीकरण Zn2 प्लस में हो रहा है, इसका मान दिया गया है प्लस 0.76 वोल्ट, और ये जो E0 Cu2 प्लस Cu ये दिया गया है प्लस 0.34 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो विद्युत वाहक बल होता है E सेल बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड। देखिए ये ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है अपचयन, यानी Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और Cu2 प्लस Cu बना रहा है। Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2 प्लस बनाया और Cu जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बनाया। ये सेल रिएक्शन ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड का मान ये है, तो हमारा हो जाएगा E सेल बराबर E कैथोड, इसका मान 0.34 माइनस एनोड का मान है प्लस 0.76, तो घटा दीजिए, तो E सेल बराबर हो जाएगा हमारा 0 माइनस में आएगा 0.4, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 7 में से 4, देखिए 6 में से 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 7 में से 3 घटाएंगे 4, इतना वोल्ट। ये हमारा ईएमएफ हो गया, सेल का ईएमएफ। इसके साथ ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। हमको विशिष्ट प्रतिरोध जो हमारा ये विशिष्ट प्रतिरोध जो रो होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता को हमको परिभाषित करनी है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जो हमारा रो होता है और जो विशिष्ट चालकता होती है जिसको हम लोग कप्पा से दिखाते हैं, उसको हमको प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है विशिष्ट प्रतिरोध को समझते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर लंबाई, यानी तार की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का ओम में प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग विशिष्ट चालकता को समझते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, और इसको हम लोग दिखाते हैं कप्पा से। तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ। यहां देखिए विशिष्ट प्रतिरोध 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल ए वाले चालक का ओम में प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। आगे है हमारा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे रो कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या पॉज करके लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए हमको गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में हमको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम अंतर स्पष्ट करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, देखिए गैल्वेनिक सेल जो होता है इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सबसे पहला अंतर। ठीक, दूसरा होता है इसमें रेडॉक्स अपक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है। ठीक है, लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है। ठीक है, अगला अंतर, इसमें लवण सेतु प्रयुक्त नहीं होता है, लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें लवण सेतु का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये था कॉमन अंतर विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, देखिए आज के लिए बस इतना ही। अब जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।